हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स, और अगर आप भी हैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट या दे रहे हैं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, इसका एक पार्ट हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका अगला पार्ट करेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे के जो 10 चैप्टर्स हैं उसमें क्या मेजर हाइलाइट्स रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एडमिट्स ऑफ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। तो देखिए, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ये थीम भी रहा है हमारे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कोविड-19 जो महामारी है उसके साय में प्रिपेयर किया गया था। तो जीवन भी बचाना है और आजीविका भी बचानी है, ये थीम थी इकोनॉमिक सर्वे की। और स्वीकार किया गया है कि एक ऐसा क्राइसिस है जो कि सेंचुरी में सिर्फ एक ही बार आता है। तो इंडिया फोकस्ड ऑन सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, टुक शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। जो है लंबे समय के प्रॉफिट के लिए, लंबे समय के गेन के लिए हमने शॉर्ट टर्म पेन लिया है। शॉर्ट टर्म पेन यानी कि हमने ये जो लॉकडाउन लगाया था 2020 में, उसकी बात की गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में। लॉकडाउन इसलिए लगाया है क्योंकि हमें जीवन भी बचाना है और आजीविका को भी बचाना है, क्योंकि जो जीडीपी है, जीडीपी में जो लॉस है उसे रिकवर किया जा सकता है, लेकिन एक बार जो हम ह्यूमन लाइफ को अगर खो देंगे तो उसे वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ये एक दिस इज द ओनली कंट्री, हमारा भारत ही एक ऐसी कंट्री है जिसने कि इस पीरियड में बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी किए। कैलिब्रेटेड डिमांड साइड पॉलिसीज थी, जैसे ही ब्रेकर्स रिमूव होंगे जो है एक्सीलरेटर दबाया जाएगा, यानी कि जो पेंडिंग डिमांड थी हमारी इस लॉकडाउन की, उसको पूरा करने के लिए सप्लाई भी वैसे ही उसके साथ साथ उसको सप्लाई को भी बढ़ाया जाएगा ताकि इन्फ्लेशन ना हो। और इसीलिए यहाँ पर जो है वी शेप्ड रिकवरी की बात कही गई है। इकोनॉमी में वी शेप्ड रिकवरी की बात की गई है विदाउट सेकेंड वेव। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि विदाउट सेकेंड वेव, तो मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ महीने में, तब सेकेंड वेव आ चुकी है, और ये जो वी शेप रिकवरी है वो अब बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं रखती है। और ये वी शेप जो रिकवरी है उसको साथ ही जोड़ा गया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ हमारे, की वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से भी वी शेप रिकवरी में जो है बहुत ही मदद मिलेगी। लेकिन अभी हमारा वैक्सीनेशन भी बहुत ही धीमा चल रहा है, तो ये बात थोड़ा ध्यान देने की है। अब देखिए, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में तो बस इसी के बारे में बताया गया था, कोविड-19 के बारे में ही चर्चा की गई थी। अधिकतर देखा जाता है कि कोई भी इकोनॉमिक सर्वे तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो जो बाकी के सारे चैप्टर्स होते हैं उसकी एक समरी की तरह होता है। लेकिन इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा नहीं था। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे मेनली जो हमने हमारा जो कोविड-19 था उससे उसको लेकर जो तैयारियां थी, जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन का औचित्य, उसके क्या फायदे हुए, इन सब चीजों को के बारे में ही फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। अभी हमारा सेकंड चैप्टर है, वो डज ग्रोथ लीड्स टू डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, यस बट नॉट वाइस वर्सा। ये जो है हमारा सेकंड चैप्टर है, जो कि ये बताता है कि काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी को अब हम अडॉप्ट करेंगे, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो देखिए, सबसे पहले काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी क्या है मैं आपको बता दूं। इसका मतलब ये है कि जब भी उनकी सिचुएशन है तो जो गवर्नमेंट है वो अपना जीडीपी में शेयर कम करेगी, और प्राइवेट सेक्टर जो है, अगर क्योंकि उनकी सिचुएशन है तो प्राइवेट सेक्टर जो है अपना परसेंटेज बढ़ाता है जीडीपी में और वो इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब भी रिसेशन की सिचुएशन है, जैसा कि यूएस यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, जब भी रिसेशन की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट अपना जो शेयर है जीडीपी में बढ़ाती है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कि रिसेशन है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास कोई भी जो है किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होता मार्केट में आने के लिए और अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसको गवर्नमेंट सेक्टर जो है अपना परसेंटेज बढ़ाती है। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे कि ये यूएस और यूके का ग्राफ बताया गया है। ठीक है, ये देखिए यूएस और यूके का ग्राफ बताया गया है। जैसा कि जब भी रिसेशन आता है तो यहाँ पर देखिए रेड जो लाइन है, तीनों ग्राफ में ऊपर, सबसे ऊपर इंडिया का है, तीनों ग्राफ में
जब भी जो रेड लाइन है वो बता रही है प्राइवेट सेक्टर के परसेंटेज जीडीपी परसेंटेज को, और जबकि ग्रीन लाइन है वो गवर्नमेंट सेक्टर के जीडीपी परसेंटेज को बता रही है। तो यूके यूएस दोनों की ग्राफ में आप देख सकते हैं, जब भी रिसेशन की सिचुएशन है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, जबकि इंडिया में ये ट्रेंड नहीं है। इंडिया में देखिए रेड लाइन हमेशा से ही ऊपर रही है, ग्रीन लाइन जो है वो नीचे रही है। तो इस बार गवर्नमेंट ने ये एक बदलाव किया है, गवर्नमेंट ने रिसेशन में अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, और काउंटर साइक्लिंग पॉलिसी जो है वो निश्चित रूप से मार्केट को ऊपर उठाने में मदद करेगी। और सिर्फ जो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया उसी के कारण हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई, वरना इससे भी ज्यादा का कॉन्ट्रैक्शन जो हमने 7.7 का कॉन्ट्रैक्शन जो हमने देखा 2020 में, शायद उससे भी ज्यादा का कॉन्ट्रैक्शन हमें झेलना पड़ता। तो उसके बाद जो है हमारा थर्ड चैप्टर है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पर। डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट्स इट्स फंडामेंटल? नो। तो इस बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। क्रेडिट सोवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है इंडिपेंडेंट कुछ एजेंसीज द्वारा की जाती है। इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है कंट्री का कि उसका क्रेडिट वर्थीनेस कैसा है। तो ये जो इन्वेस्टर है उसे एक इंसाइट दे सकता है कि अगर आप उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कितना किस लेवल का रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है। तो वही हम सॉवरेन, उसी को हम सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। और अलग अलग तरह की एजेंसीज जो हैं जो कंट्री की रिक्वेस्ट पर अलग अलग तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो एवेल्यूट करती हैं और फिर रेटिंग देती हैं। और इसका जो क्राइटेरिया होता है, कई पैरामीटर हैं जिनके बेस पर ये रेटिंग दी जाती है, जैसे कि हमारा जीडीपी है और जनरल गवर्नमेंट डेब्ट है, इन्फ्लेशन है, इस तरह के कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसके आधार पर की ये रेटिंग दी जाती है। तो अब हम इस रेटिंग की देखिए इंडिया के संदर्भ में बात करें तो सर्वे ने नोट किया है कि जो इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग है वो इसकी कंट्री के फंडामेंटल्स को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करता। चाहे हम जीडीपी की ग्रोथ की बात करें या इन्फ्लेशन की बात करें या गवर्नमेंट डेब्ट, जीडीपी में गवर्नमेंट डेब्ट परसेंटेज की बात करें, किसी भी पैरामीटर पे देखें तो इनफैक्ट इसे चाइना इंडिया को चाइना से भी कंपेयर किया गया है कि हमारी जो भी पैरामीटर्स हैं वो कहीं पे भी डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो रेटिंग है हमारी वो कम होती है। तो ये जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया, जबकि इंडिया की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि सोवरेन डिफॉल्ट, कोई भी डिफॉल्ट हिस्ट्री नहीं है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे पास वो पर्याप्त मात्रा में है। और जो ये जो पुअर सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो पर। तो इस चीज को इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है कि हमारी जो है जीरो सॉवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री है, एक्सट्रीमली लो फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड डेब्ट है, और फिर कंफर्टेबल साइज है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का। उसके बाद भी जो है हमारी रेटिंग जो है अनबायस्ड होकर रेटिंग नहीं दी जाती है हमारी कंट्री को। अब इसका बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इनइक्वालिटी इन ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ग्रोथ है उससे जो पॉवर्टी है वो कम होती है या खत्म होती है। ग्रोथ अनेबल्स एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, लेकिन इनइक्वालिटी के साथ इसका कोई भी कोरिलेशन हमें नहीं दिखाई दिया है। तो ये जो फर्स्ट जो आप ग्राफ देख रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं इधर हेडकाउंट रेशियो है और इधर जो है पर कैपिटल जो है बताया गया है, ग्रोथ रेट बताई गई है। तो अच्छा खासा कोरिलेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ग्रोथ है उसका पॉवर्टी एरेडिकेशन से एक पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब कि जहाँ ग्रोथ बढ़ती है तो ग्रोथ बढ़ने से पॉवर्टी भी कम होती है, ग्रोथ बढ़ने पर पॉवर्टी कम होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे ये गिनी कोफिशिएंट है, इस साइड गिनी कोफिशिएंट क्या बताता है, इनइक्वालिटी को बताता है, और हेडकाउंट रेशियो बताया गया है। तो इसका जो है इनइक्वालिटी से कहीं कोई रिलेशन नहीं दिखाई दिया। अगर हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो लिया है तो भी हमें सेम रिजल्ट मिले हैं, यही बताया गया है इस चैप्टर में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली। तो ये जो कोविड-19 है इसने हमारे हेल्थ सेक्टर की पोल खोल दी है और हेल्थ सेक्टर की इम्पोर्टेंस भी सबको पता लगी है। तो इंडिया जो है
वो उन कंट्रीज में है जहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हाईएस्ट लेवल पे हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जो कि कि आपकी हेल्थ के लिए या इलाज के लिए आपका जो भी खर्चा होता है उसमें से कितना परसेंटेज आपको अपनी जेब से देना होता है और कितना जो है गवर्नमेंट की तरफ से आता है या इंश्योरेंस एजेंसीज की तरफ से आता है, उसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इंडिया जो है वो वहाँ पे ऐसा कंट्री है जहाँ हाईएस्ट लेवल है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का। तो इसको कम करने के लिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करने के लिए इस बार ये उपाय किया गया है कि जो जीडीपी में हेल्थ सेक्टर का परसेंटेज है वो पहले 1.1% लगभग हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 2.5 या से 3% तक जो है करने की बात कही गई है, ताकि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो 65% से कम होकर 30% तक आ जाए। तो देखिए यहाँ पर दूसरी कंट्रीज से भी कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर वियतनाम और चाइना, थाईलैंड जैसे देशों से भी ज़्यादा है हमारे इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, लगभग 65% तक है, जबकि वियतनाम का 40% तक ही है, 40-45% तक ही है। और जो चाइना है उसका और भी कम है, 35% तक है। थाईलैंड का तो बिल्कुल ही कम है, देखिए 10% तक। तो ये थाईलैंड जैसे छोटे छोटे देशों में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया से बहुत कम है। तो अगर जीडीपी में हेल्थ सेक्टर का परसेंटेज हम बढ़ाते हैं तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम कर 30% तक लाया जा सकता है। और जो ये जो है the survey noted that mitigating information asymmetry in the healthcare sector will help in achieving lower insurance premiums and better welfare of people। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात करें तो क्या है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी अंडर जो प्रोसेस रिफॉर्म्स हैं उससे हम अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में भी बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। सिंपल रेगुलेशंस कंबाइंड विद ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हर जगह ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई है। जो है सिस्टम जैसे बैंक बोर्ड वगैरह हैं, अभी कई तरह के आपने स्कैम्स देखे होंगे कोऑपरेटिव बैंक्स में या पीएनबी में भी अभी कुछ इस तरह के स्कैम्स हुए कि क्रेडिबिलिटी नहीं रहती बैंक्स की। तो ट्रांसपेरेंसी एक लाने की बात कही गई है ताकि अनसर्टेनिटी के अंदर अच्छे से डिसीजन मेकिंग की जा सके। तो इस तरह के रिफॉर्म्स की बात की गई है इस चैप्टर में। ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन सुपरविजन में भी ट्रांसपेरेंसी की बात है। और जो मैकेनिज्म है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए। बैंक्स वगैरह है तो उसमें अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है वो भी डिसाइड होनी चाहिए। इन सब सभी बातों के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है रेगुलेटरी फॉरबेरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन नॉट स्टेबल डाइट। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलेटरी फॉरबेरेंस इमरजेंसी मेडिसिन नॉट अ स्टेपल डाइट, मतलब कि जब भी कोई हमें बीमारी होती है किसी भी तरह की तो हम जो दवाई लेते हैं वो एक इमरजेंसी के लिए, हम इमरजेंसी में हम दवाई लेते हैं, वो कोई हमारी स्टेबल डाइट नहीं है। स्टेबल डाइट मतलब जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में हम खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, गेहूं या रोटी खाते हैं, तो ये जो होती है वो हमारी स्टेबल डाइट होती है। लेकिन जो मेडिसिन है वो हमारी स्टेबल डाइट नहीं होती, वो हम इमरजेंसी में लेते हैं। फीवर आ गया तो हमने पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब फीवर चला जाएगा तो भी हम उसे लेते रहेंगे। जैसा कि हम स्टेबल डाइट हम अपना रोज रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, वैसे ही दवाई भी लेते रहेंगे। जब वो इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो हम दवाई लेना बंद कर देते हैं। तो ऐसा ही इकोनॉमी के संदर्भ में भी यही कहा गया है कि जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है तो हम जो भी उपाय इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम जो भी हम अडॉप्ट करते हैं रेगुलेटरी फॉरबेरेंस, तो जब भी चीजें सब ठीक हो जाती हैं तो वो हमें छोड़ देना चाहिए। मतलब हमने जब स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कोई भी रेगुलेटरी फॉरबेरेंस जो हमने अडॉप्ट किए हैं, तो जब भी चीजें ठीक हो जाएंगी तो हमको उसे तुरंत रिलीज भी कर देना चाहिए, उसे छोड़ भी देना चाहिए। बिकॉज जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल बैंक्स जो हैं लोन, कुछ जो लोन्स हैं उनको एसेट्स क्लासिफिकेशन चेंज करने के बजाय रिस्ट्रक्चरिंग करती है। तो जब जैसे ही सारी चीजें ठीक होती है तो टाइमली उन सारी मेजर्स का विड्रॉल भी हो जाना चाहिए, विड्रॉ भी कर देना चाहिए। जैसे कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त
जो है 7 ईयर्स के लिए हमने कुछ रेगुलेटरी फोरबेरेंस अडॉप्ट किए थे। तो उससे क्या हुआ था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो बढ़ गए थे हमारे। तो जैसे ही जब सिचुएशंस ठीक हुई तो हमको उसे छोड़ भी देना चाहिए था। जैसे कि हम यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं इस कि यहाँ पर जो 2000 स्टार्ट हमने किया था 2008 में फोरबेरेंस जो है हमने मेजर्स हमने स्टार्ट किए थे, उसके बाद हमने उसे कंटिन्यू किया था कहाँ तक, 2015 तक हमने उसे कंटिन्यू किया था। जबकि 2011 में सिचुएशन ऐसी थी, ये यहाँ पे जब हमको इसे विड्रॉ कर देना चाहिए था, हमने उसे विड्रॉ नहीं किया, हमने उसे कैरी किया आगे तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस साइड हमने जीडीपी ग्रोथ को बताया है। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है यहाँ पे हम पीक पे पहुंच गए थे, उसके बाद भी हमने उसे कैरी किया तो हमें वापस नीचे आना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए उसे 2015 में हमने छोड़ा, तो ये हमने जो है गलत किया था। तो वही चीज इस इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है। अब दूसरा जो है इसमें यहाँ पर टोटल एक्सपोर्ट्स बताए गए हैं, ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ है। 2008 में हमने मेजर्स अडॉप्ट किए, फॉरबेरेंस स्टार्ट किया, उसके बाद 2011 तक यहाँ पर देखिए ये जो एक्सपोर्ट है वो टॉप पर पहुंच गए हैं। उसके बाद हमें जो फॉरबेरेंस जो है वी शुड विड्रॉ देम, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं था और उसे 15 तक कैरी किया था, तो इसका उल्टा नुकसान होता है। यही चीज इस चैप्टर में बताई गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इनोवेशन से रिलेटेड है। तो इनोवेशन ट्रेंडिंग अप बट नीड ट्रस्ट स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए ऐसा है कि जितनी भी जो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज हैं, टॉप 10 इकोनॉमीज हैं, वहाँ पर जो भी रिसर्च एंड डिजाइन पे या इनोवेशन पे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो मेजर इन्वेस्टमेंट है 68% वो जो आता है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर से आता है। गवर्नमेंट का शेयर उसमें सिर्फ 11% है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 56% है और प्राइवेट सेक्टर से हमारा जो है सिर्फ 37% ही आता है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसके शेयर को बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही साथ एक खास बात, जो इंडिया का रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, इंडिया का रैंक है 48th रैंक किया है इंडिया ने 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने लायक है। और ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये सेंट्रल और साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में ये कंट्रीज को लेकर ये जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके अंदर बस यही चीज है कि जो इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है रिसर्च और डेवलपमेंट में, ये जो है लोएस्ट है, लार्जेस्ट इकोनॉमीज के बीच लोएस्ट है। इंडिया जो है 0.7% जीडीपी का जो रिसर्च एंड डिजाइन है उस पर एक्सपेंडिचर करता है। जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 2.5% जीडीपी का रिसर्च एंड डिजाइन में 2% जीडीपी का रिसर्च एंड डिजाइन में जो है हमारा खर्च किया जाता है। और जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2.5% जीडीपी का रिसर्च एंड डिजाइन पे खर्च किया जाता है। तो मेजर बात यही है इस चैप्टर में कि एक तो हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक आया है 48th, और जो हमारा जीडीपी का परसेंट है सिर्फ 0.7% जीडीपी का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है। जबकि ये चाइना में है 2% और यूएसए में है 2.5%। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसका शेयर हमारे यहाँ बहुत कम है, सिर्फ 37% है। जबकि टॉप 10 इकोनॉमीज में प्राइवेट सेक्टर का शेयर जो है 68% रहता है। तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ाकर भी हम जो अपना R&D पर जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा सकते हैं, लगभग 2% तक हम लेकर आ सकते हैं। तो यही चीज, इसी चीज को एनालाइज किया गया है हमारे इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जय हो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अडॉप्शन एंड हेल्थ आउटकम्स। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अडॉप्शन के क्या फायदे हुए हैं इसे इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो हमारे यहाँ जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत कम खर्च किया जाता है। तो यही चीज बताई गई है। वेस्ट बंगाल जो है जिसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को नहीं अडॉप्ट किया गया है, उसको कंपेयर किया गया है दूसरे ज्वाइनिंग स्टेट्स पे जहाँ पर कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अडॉप्ट किया गया है, जैसे बिहार, सिक्किम, असम। तो ये बताया गया है कि वहाँ पर जहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अडॉप्ट किया गया है वहाँ पर इंश्योरेंस जो है मेंबर्स का, हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है मेंबर्स का इंक्रीज हुआ है। वहाँ पर
54% का जो है इंक्रीज हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस में, जबकि जहाँ पर ये योजना नहीं है वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस में जो है 10% का डिक्रीज हुआ है। तो मेनली ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, इसकी सक्सेस को इसमें इस चैप्टर में बताया गया है और इसका जो इसके जो आउटकम्स हैं, इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आए हैं, उस सबको ही एनालाइज किया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा लास्ट, द बेयर नेसेसिटीज। बेयर नेसेसिटीज की बात की गई है, कंपेयर किया गया है 2012 को 2018 के साथ। तो आप देख सकते हैं 2012 में ये जो रेड मार्क जो एरिया है, आप देख सकते हैं पूरा राजस्थान, मिडल इंडिया है और ईस्टर्न इंडिया है, ये लगभग पूरा ही कवर हो रहा है। यहाँ पर बेयर नेसेसिटीज 0.5 ही है, बिलो बिलो 0.5 है, जबकि 2018 में ये इम्प्रूव हुआ है और सारा जो है हमारा ये एरिया पूरा येलो मार्क के अंदर आ गया है, जहाँ पर कि ये 0.5 से 0.7 के बीच में है। देखिए पूरा येलो, सिर्फ ये जो इतना पार्ट है ये रेड मार्क के अंदर रहा है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। उसके अलावा ये देखिए, ये गुजरात वाला पार्ट, केरल वाला पार्ट, ये गोवा, ये सारे जो है ग्रीन जोन के अंदर आ गए हैं। ग्रीन एरिया, ये पंजाब, ये सारे ग्रीन इसके इसमें आ गए हैं। तो बेयर नेसेसिटीज क्या है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज पब्लिक तक कितना पहुंच रही हैं, ये उसी चीज को बताता है कि 2012 में ये कितना कैसे था और 2018 में अब कितना इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया है। अब देखिए इसके कुछ जो मेजर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारे अचीवमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इकोनॉमिक सर्वे के, एक बार उसको भी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। इंडिया एंटर्स अमंग टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज। टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज में इंडिया ने एंटर किया है। इनोवेटिंग कंट्रीज, इसका रैंक जो है वो इम्प्रूव हुआ है 81 से 48 में। ठीक है, ये इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पिछली स्लाइड्स में, तो हम जो 48 हमारा रैंक है, ये पिछली बार था हमारा 81, तो बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो 15,220 करोड़ जो है से करोड़ इंक्रीज हो गया। फाइनेंशियल ईयर 21 में 2.1 लाख का करोड़ का टारगेट था। उसके बाद जो बिड्स फॉर प्राइवेट ट्रेन लाइकली टू कंप्लीट बाय मई 2021, प्राइवेट ट्रेन के बारे में बात की है। बिड्स फॉर प्राइवेट ट्रेन लाइकली टू बी कंप्लीटेड इन मई 2021, प्राइवेट ट्रेन लाइकली टू इंट्रोड्यूस इन 23-24। बिड्स जो है इसकी कंप्लीट हो जाएगी मई 2021 में और 23-24 में ये इंट्रोड्यूस हो जाएंगी हमारी कंट्री में। एलिवेटेड स्टॉक मार्केट लेवल्स राइजेस कंसर्न्स ऑन जीडीपी बिटवीन फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो है बांग्लादेश की बात की गई है। बांग्लादेश से की हमें सीखना चाहिए। बांग्लादेश poised to emerge and dominant exporter बनकर उभरा है। बांग्लादेश होल्ड्स अ लेसन फ्रॉम फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो कि एक लेसन है। CAGR CAGR of 8.6% ड्यूरिंग 2011 to 2019, जबकि यहाँ पर इंडिया में जो है, इंडिया का कितना रहा है, 0.9% है इंडिया के लिए, एंड वर्ल्ड का जो है 0.4% रहा है एक्सपोर्ट डोमिनेंस। ठीक है, जबकि बांग्लादेश का 8.6% है। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश ने पूरी दुनिया के सामने एक लेसन दिया है। उसके बाद PLI स्कीम टू मेक इंडिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई स्कीम, और साथ ही साथ सर्वे सजेस्ट चेंज इन वेटेज ऑफ फूड आइटम्स टू द ट्रू पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन की सही पिक्चर को दिखाने के लिए जो फूड आइटम्स जो है उसका वेटेज को चेंज करने की